दोस्तों नमस्कार। कल और परसों 2 दिन मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक होने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक। ये तीसरी बैठक है जिसमें संयोजक का पद तय होगा, कार्ययोजना तय होगी, झंडा तय होगा और वहीं पर प्रत्येक राज्य में भी एक संयोजक मंडल बनाया जाएगा। एक समन्वय समिति केंद्रीय स्तर पर होगी और हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्ट्रेटजी बनेगी और साथ ही साथ उन लोकसभा क्षेत्रों का भी चुनाव होगा कि जहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रत्याशी लड़ाने हैं, चयन करना है। यानी आपसी सहमति से उस गठबंधन के फलस्वरूप ये चीज़ें तय होनी है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी देर सवेर इंडिया अलायंस में शामिल होंगी। पिछले दिनों उन्होंने कुछ संकेत भी दिए थे। दानिश अली जो उनके सांसद हैं वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए पटना गए हुए थे। फिर एक खबर आई कि फारूक अब्दुल्ला ने उनसे बात की है और मायावती ने उत्तर प्रदेश में 40 सीटें मांगी हैं। लेकिन आज ही उन्होंने ट्वीट करके इस सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने दोनों ही गठबंधनों पर हमला किया है, एनडीए और इंडिया अलायंस पर। दोनों को धन्ना सेठों, पूंजीपतियों का अलायंस कहा है और ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। आखिर मायावती चाहती क्या है ये तो हम सब जानते हैं कि अगर बीएसपी उत्तर प्रदेश में या लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ती है तो जाहिर तौर पर उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। पिछले विधानसभा चुनाव में वो केवल एक सीट पर सिमट गई थी और वोट परसेंट उसका केवल 13% पे आकर रुक गया था, उससे भी कम था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि बीएसपी ने 2019 में 10 सीटें हासिल की थी लोकसभा चुनाव में। चौथे नंबर की वो पार्टी थी और उत्तर प्रदेश में उसका जो वोट परसेंटेज था वो 19 से ज़्यादा था। ठीक उसी तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में वो तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन सीटें एक भी नहीं जीती थी। उस समय भी उसका जो वोट परसेंटेज था वो 19.5% के ऊपर था। तो इसका मतलब है कि बीएसपी का अपना प्रभाव है, एक अपना जनाधार है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 11-10% जो जाटव मतदाता है वो उसका कोर वोटर है। हालांकि कांशीराम साहब ने अति पिछड़ी जातियों में काम किया था, नॉन जाटव दलितों में भी काम किया था। वो 85 की बात कर रहे थे। अल्पसंख्यकों में भी उनकी पहुंच थी। लेकिन मायावती की अपनी निष्क्रिय राजनीति के चलते वो जनाधार धीरे धीरे शिफ्ट होता गया। अल्पसंख्यक मूलतः सपा की ओर लौट गया था पिछले चुनाव में, और जो अति पिछड़ा और नॉन जाटाव दलित था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो खुशी खुशी से बीजेपी के पास नहीं गया और ना ही वो हिंदू होकर के वोट करता है। जो लोग इस बात को कहते हैं कि ओबीसी और दलित हिंदू होकर के बीजेपी को वोट करता है, मैं इससे इनकार करता हूँ। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं भी, लेकिन अधिकांश जो वोटर है बीजेपी का वो अति पिछड़ा है और नॉन जाटाव दलित है। वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के वजह से और दूसरी जगहों पर उनको कोई स्थान नहीं मिलता है, इस वजह से वो बीजेपी की तरफ जाता है। अब रही बात बीएसपी की कि मायावती ये जानती हैं। मैं नहीं मानता इस बात को कि मायावती को ये पता नहीं है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उनका हश्र क्या होगा। हो सकता है कि उनके ऊपर कोई दबाव हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का, लेकिन मैं ये मानने से अभी भी इनकार करता हूं कि मायावती डरती हैं। वो एक कुशल रणनीतिकार है और ये जो आज का बयान है इसे मैं कल की बैठक के संदर्भ में देखना चाहता हूं। कल इंडिया अलायंस का चेयरमैन भी तय होगा, संयोजक भी तय होगा और विभिन्न राज्यों में कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो भी तय होगा। मायावती अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। कल जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला के साथ उनकी बातचीत मीडिया में आई थी, आज उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज़ है।
दानिश अली गए थे नीतीश कुमार से मिलने, उस पर वो चुप्पी साध गए। ऐसा नहीं है कि मायावती एक्टिव नहीं है गठबंधन करने के लिए, लेकिन वो अभी इस बात को रखना चाहती हैं। एक जो जादूगर होता है वो हमेशा अपने दाव को अपने काबू में रखना चाहता है, अपने कब्जे में रखना चाहता है। शायद मायावती भी कुछ उसी तरह से पॉलिटिक्स को खेल रही है। 2024 के इलेक्शन में वो किसके साथ जाएंगी या अकेले लड़ेंगी, मैं बहुत मुतमईन हूं कि वो इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी। एनडीए के साथ वो इसलिए नहीं जा सकती हैं कि उनका पूरा जनाधार और जो बची कुची उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता है वो भी खत्म हो जाएगी। और ये जो चुनाव है आने वाला, ये 2019 के चुनाव की तरह नहीं है, 14 के चुनाव की तरह नहीं है, क्योंकि हर चुनाव की अपनी तासीर होती है, अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपनी रणनीतियां होती हैं और गोलबंदी भी अलग अलग तरह की होती है। नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए हैं, कल वो मोदी जी के साथ थे। शिवसेना आज इंडिया अलायंस के साथ है, पहले वो एनडीए के साथ थी। तो हर चुनाव की अपनी परिस्थितियां, अपनी रणनीतियां और अपने योजनाएं होती हैं, अपने गोलबंदी होती है। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका समाज करता है, नागरिक करता है, मतदाता करता है। और मतदाताओं का जो रुझान इस समय है वो दरअसल एंटी बीजेपी है। वो मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बेकरार है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो। ये जो तबके हैं, अल्पसंख्यक हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहाँ तक कि अब तो सिख भी। जो एक दौर था जब उस पूरे आरएसएस ने आज़ादी के दरमियान और वो विभाजन के दौरान सिखों में एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट्स पैदा किया था, आज तो सिखों में भी हमले हुए। खास करके जो किसान आंदोलन था उसमें सिखों के बारे में क्या क्या कहा गया, उन्हें खालिस्तानी बताया गया। तो आज जो सिख हैं वो भी, क्योंकि उनके ऊपर यह खतरा है कि आप उनको भी हिंदू बताना चाहते हैं। संविधान में भले ही सिखों को, बुद्धिस्टों को हिंदू धर्म के भीतर मान लिया गया हो नीतियों के लिए, मतलब रिजर्वेशन के सवाल पर उनको मान लिया गया है, उन्हें पंथ माना गया है, लेकिन सिख इस बात को स्वीकार करने में तैयार नहीं है। और जब वो तैयार नहीं है तो फिर आप कौन होते हैं? और इसीलिए सिख भी अब नरेंद्र मोदी और आरएसएस की जो हिंदुत्व की कट्टर राजनीति है, जिसमें अल्पसंख्यकों पर खतरे बढ़े हैं, लिंचिंग तक हुई है, वो सारा समाज अब एकजुट होकर के बीजेपी से मुक्ति चाहता है। ऐसे में मायावती को यह एहसास जरूर होगा कि जमीन की केमिस्ट्री कुछ और कह रही है। छोड़ दीजिए कि आपके पास आंकड़े कितने थे, आप पिछले चुनाव में चौथे नंबर की पार्टी थे, उसके पहले तीसरे नंबर की पार्टी थे, और यहां तक कि 2004 में चौथे नंबर की पार्टी थी, लेकिन और 2009 में तीसरे नंबर की पार्टी थी। लेकिन आंकड़े और गणित हमेशा जीवित नहीं रहते हैं। जमीन पर जो केमिस्ट्री होती है, लोगों की अपनी उम्मीदें, आकांक्षाएं, नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी और जो सामाजिक गठजोड़ है, सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है, ये चीजें काम करती हैं। और इस चुनाव में तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एंटी बीजेपी इलेक्शन होने जा रहा है। ऐसे में मायावती धोखा नहीं खा सकती। मैं उनको कतई ये नहीं मानता कि वो इसको समझ नहीं पा रही होंगी या इसको नज़रअंदाज कर रही होंगी। दरअसल वो बार्गेनिंग करना चाहती हैं और अच्छी बार्गेनिंग करने वाली मायावती मानी जाती हैं। 3 बार बीजेपी को सहयोग लिया उन्होंने, सत्ता में वो आई, उसको डिच किया, उसको पीछे धकेल दिया। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई। जब वो होती हैं तो वो किसी को बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं देती हैं, और यही वजह है कि आज वो कांग्रेस और बीजेपी, इंडिया अलायंस और एनडीए को समान दूरी पर रखे हुए तौल रही हैं। जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस में वो एक बेहतर अपना कद और पद चाहती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका चाहती हैं, और इसीलिए वो इस तरह की बात कर रही हैं। और इसके पीछे मुझे कोई रणनीति नहीं समझ में आती है। शुक्रिया, धन्यवाद।